ये ग्राफ आपको 1970 से जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो डिनोट करता है। जितनी बार भी वॉर या पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं उस टाइम पीरियड पर ऑयल प्राइस सडनली शूट अप किया है, एक्सेप्ट फॉर वन इंसिडेंट जो कि था 9/11 के टाइम के बाद वाला थोड़ा सा इंसिडेंट। अब यहां देखो 70s में ऑयल एम्बागो के बाद, चाहे 80s में ईरान इराक वॉर के बाद, चाहे आपका जब सद्दाम हुसैन कुवैत पे अटैक कर देते 1990s में, चाहे इस तरफ एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ या फिर इजिप्ट या लिबिया के क्राइसिस हुए, हर जगह पर यही सिनेरियो देखने को मिला है। तो अभी जो यहां से न्यूज आ रही थी तेहरान से कि ईरान के प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पीरियड पर हमास के चीफ हनीये को मार डाला। अब इसके बाद हो सकता है कि ईरान इसराइल में क्राइसिस बढ़ जाए एंड अगेन ऑयल प्राइसेस आपके शूट अप हो जाए। इनफैक्ट इजराइल का कहा जाता है कि इसने ये हमास चीफ पर एक्शन, वैसे तो इजराइल ने कंफर्म नहीं किया है कि हमने किया, लेकिन ईरान बोल रहा है कि इजराइल ने किया। अगर ये चीज इजराइल ने की है तो हो सकता है इन्होंने ये सब गजा में सीज फायर लाने के लिए ऐसा किया हो जिसके लिए यूएस भी इंटरेस्टेड हो। तो हो सकता है यूएस ने इजराइल को बोला हो कि गजा में सीज फायर लाओ। अब इजराइल उस टाइम पीरियड पे क्या करेगा, अपने पापा से कहेगा कि देखो पापा, इन लोगों से मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, चाहे हमास का चीफ हो या फिर ईरान के पुराने प्रेसिडेंट हो इब्राहिम रईसी जिनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई, लेकिन ये लोग मेरे साथ मानने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे पीछे पीछे से सपोर्ट करना डिफेंस के टर्म्स में, इंटेल के टर्म्स में, सी में मैरिटाइम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मैं अटैक कर दूंगा, सारा ब्लेम मैं मेरे ऊपर ले लूंगा और उसके बाद शांत बैठे रहेंगे, ग्लोबल लेवल पर इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये पूरी गेम चल रही हो, बट इसकी वजह से ईरान एवेंज करेगा ही सही, सब बोल रहे हैं ऐसा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स भी आ रही है। मतलब कि रिटेलिएशन का एक एक्सपेक्टेशन है दुनिया भर में। अब जब रिटेलिएशन का एक्सपेक्टेशन है तो सबको पता है कि ऑयल का क्राइसिस दोबारा आ सकता है, इस रीजन से शिप्स को पास करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसलिए लोग ऑयल स्टोर कर करके रखेंगे एंड दैट्स व्हाई अभी टेम्परेरीली ऑयल की डिमांड आपको दिखाई देगी बढ़ती हुई, और यही आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल में कुछ इस टाइप के ग्राफ से दिख रहा है। ये देखो, ये वेंसडे थर्सडे वाला टाइम पीरियड है जब ये डेथ की अटैक्स की न्यूज आई थी। अब यहाँ देखो दो टाइप के बेसिकली ऑयल हैं जिनमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक है अपना ब्रेंट क्रूड ऑयल जिसमें सल्फर कंटेंट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से थोड़ा ज्यादा होता है, और ये नॉर्थ सी में उगता है, यूनाइटेड किंगडम के एरियाज में, नॉर्वे के एरियाज में। और क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, ये थोड़ा कड़वा माना जाता है, सावर माना जाता है। अब देखो, ये ऑयल पूरी दुनिया भर में सप्लाई होता है, दुनिया भर की रिफाइनरीज में, और वहां पर जाकर इसका सल्फर कंटेंट फिर कम किया जाता है, इसको सौर से, कड़वे से स्वीट मीठा किया जाता है, जिससे कि फायदा होता है। अब यहाँ क्योंकि इसको ग्लोबली भेजा जाता है रिफाइनरीज में, इसलिए आप देखो इसमें इंपैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस का जो टेक्सास और लुइसियाना के स्टेट्स है वहां पर ग्रो करता है, और क्योंकि इसका सल्फर कंटेंट कम है, स्वीट होता है ये, यूएस सोचता है कि इसमें मेहनत कम लग रही है, फटाफट पाइपलाइन से इसको इंटरनली पहुंचा दो यूएस के अंदर। दैट्स व्हाई इसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल से इतना ज्यादा नहीं होता। अब इसलिए देखो इस पर इंपैक्ट कम पड़ा है अभी रिसेंट टाइम पीरियड पर। लेकिन दोनों प्राइसेस क्योंकि सिनोनिमस है, जैसे ये बढ़ेगा तो ये वाले लोग भी सोचेंगे कि चलो मुनाफाखोरी करो, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में एक डिफरेंस नजर आएगा। अब सवाल ये है कि इंडिया के लिए क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया कौन से ऑयल के अंदर आता है? देखो, इंडिया किसी भी उस चीज के नहीं अंदर आता, इंडिया एशियन प्रीमियम के अंदर आता है, क्योंकि इंडिया के आसपास ऐसा कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं है ब्रेंट या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जैसा। तो जो सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारी कंट्रीज हैं, ये एशियन कंट्रीज इंडिया एंड चाइना पर एक प्रीमियम चार्ज करते थे, इनको तेल ज्यादा महंगे में देते थे क्योंकि इंडिया चाइना के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। लेकिन इंडिया ने भी बहुत ही सॉलिड रिस्पांस दिया है यूक्रेन वॉर के बाद से। देखो, वॉर के टाइम पीरियड पर हुआ क्या, सऊदी, कतर, यूएई, ये सारे ऑप्शंस ऑयल के लिए हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन रशिया हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब रशिया का कच्चा क्रूड है, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, मजबूरी में वो सस्ता बेचेंगे और उस सस्ते तेल को हम खरीदेंगे, और रिटर्न में इन कंट्रीज को जवाब देंगे, प्रेशर करेंगे कि भैया एशियन प्रीमियम को एशियन डिस्काउंट में कन्वर्ट करो, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हारा ऑयल नहीं खरीदेंगे, दूसरी जगहों से अपना डाइवर्सिफिकेशन करते रहेंगे। तो इन कंट्रीज के ऊपर भी प्रेशर आया है, तो इन्होंने एशियन प्रीमियम को अब एशियन डिस्काउंट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब भी ग्लोबल लेवल पर कोई क्राइसिस आता है जैसे ये वाला, तो डेफिनेटली आपको ऑयल के सप्लाई में प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जैसे ईरान के ऑयल सप्लाई में रीजनल कन्फ्लिक्ट्स होंगे, शिप्स इजीली पास नहीं होंगे, तो आप देखोगे कि इंडिया पर और सारी एशियन कंट्रीज पर, पूरे वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया को ऑयल महंगा इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब इंपोर्ट महंगा होगा तो ऑयल से जिस भी चीज को आप ट्रांसपोर्ट करोगे,
ट्रक में डीजल भरोगे, ट्रक से सब्जी ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रक से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगे, मशीनें ट्रांसपोर्ट होंगी, तो सारी चीजें जो भी ट्रक से ट्रांसपोर्ट होती है इधर से उधर, वो सारी महंगी पड़ जाएंगी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, एंड दैट्स वाई ऑयल महंगा होगा तो आपके पास आएगा एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को, जैसे महंगाई को आपने अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया हो और अब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, दैट्स वाई क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, और इस चीज को कंट्रोल करना, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाय द वे, अगर आपको यूपीएससी के लिए एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी है राइट सिंस बेसिक टू एडवांस लेवल, तो आप इन कोर्सेज के बारे में जरूर इंक्वायर कर सकते हैं। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लासेस चलती हैं, फाउंडेशन बैच है जो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। वैसे ही मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैचेस हैं, आप इनकी डेट्स देख सकते हो और डिस्काउंट भी काफ़ी हैवी है, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए, इस टाइप की जो बैचेस होती हैं इनमें आपके लिए सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, सारे टाइप के फीचर होते हैं, जैसे एसए का फीचर होता है और सीसैट का फीचर होता है, क्योंकि ये दो बहुत डिफाइनिंग है, सीसैट प्रीलिम्स के लिए और एसए मेंस की एग्जाम के लिए, आपके लिए एक अच्छी रैंक के लिए। एंड देन इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीलिम्स के टेस्ट की भी और मेंस के टेस्ट की भी, दोनों फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट की, सो दैट यू आर वेल वर्स्ड। एक प्रैक्टिस जब करते हो तो मार्क्स में डेफिनेटली एक बूस्ट देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ इसमें आपके लिए जो मेंटरशिप का फीचर है वो भी अवेलेबल है। आपको जो भी डाउट हो, अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करते हो तो ऑफलाइन जाकर अपने मेंटर से बात कर सकते हैं और अपना जो कंफ्यूजन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सेम अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, प्रयागराज से पढ़ना चाहते हो, तो प्रयागराज में भी सेम बैच है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम फीचर्स हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग रेगुलर इंटरेक्शन विद द एजुकेटर्स। साथ ही साथ अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है फर्दर कंटेंट के लिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इन तीनों कोर्सेज के जो लिंक्स हैं इंक्वायरी के लिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, और ऐप डाउनलोड करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। देखो, जब आज से 10 दिन पहले लगभग जब हूथीज ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने हूथीज पर अटैक किया, तब भी ये देखा जा रहा था कि शिप्स की सप्लाई कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुई थी। इनफैक्ट इसके पहले जब हूथीज इजराइल के साथ कहीं ना कहीं एंगेज हो गए कि तुम हमास पे इतना ज्यादा अटैक करो, हम तुम पे अटैक करेंगे, तुम्हारे एसेट्स को यहाँ से पास नहीं होने देंगे, तब शिप्स की सप्लाई यहाँ पर इंपैक्ट हुई थी, जिसकी वजह से सारी शिप्स फिर स्यूज कैनाल से ना होकर केप ऑफ गुड होप वाले रास्ता से अफ्रीका को घुमा के जा रही थी यूरोप, और तब भी देखने को मिला था कि ऑयल के प्राइसेस पर इंपैक्ट तो पड़ता है। ऑल्दो इस इम्पैक्ट को ओपेक या ओपेक प्लस जैसी कंट्रीज थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकती है, लेकिन इस टाइम पीरियड पर सब लोग मुनाफाखोर हो जाते हैं और इससे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1960 का एक ग्रुप है। 5 कंट्रीज थी, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला, 4 गल्फ की, एक अपनी लैटिन अमेरिका की, इन्होंने मिलकर बनाया। और ये ऑयल के टर्म्स में आपस में साठ गांठ बिठा लेते हैं कि भैया आज 5 बिलियन टन का ही प्रोडक्शन करना है, आज 1 मिलियन मेट्रिक टन का ही करना है, एक इतने का ही करना है, उससे ज्यादा ये किसी हाल में नहीं करते, ताकि सप्लाई कम रहे, डिमांड रहेगी सही, ऑयल की बेसिक कमोडिटी है, और फिर ये ज्यादा अपने प्रॉफिट्स मिल के मुनाफा कमा सकते हैं। अब सेम यहाँ पर देखो, जब से ओपेक प्लस आया 2016 में, सऊदी अरेबिया और रशिया को ये रियलाइज हुआ कि इन दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, हाथ मिला लेना चाहिए, ताकि ये ग्लोबल ट्रेड ऑफ ऑयल को और ज्यादा कंट्रोल कर सके। तब ओपेक प्लस बनाया गया और यहाँ पर रशिया और सूडान जैसी कंट्रीज का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आया, इस ग्रुप में ये भी इन्वॉल्व हुए। अब इसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि सऊदी और रशिया में डिफरेंसेस होते हैं, तो ये कभी कभी इनके बीच में फ्रिक्शंस भी होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सारे एक हो जाते हैं मुनाफा कमाने के लिए और फायदा उठाने के लिए। इस पूरी चीज का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं यूएस को देखने को मिल रहा है। यूएस की भी क्रूड इन्वेंटरी आप देखो, वीकली बेसिस पर क्रूड इन्वेंटरी कहीं ना कहीं एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन्वेंटरीज में, मतलब यूएस की इन्वेंटरीज भी खाली हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या फैक्टर्स हैं जो ऑयल के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाया, पॉलिटिकल क्राइसिस वो तो है ही, डिप्लोमेसी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, जितने ट्रेड अग्रीमेंट्स है वो सब इम्पैक्ट करता है, लेकिन कमोडिटी फैक्टर्स भी हैं, सप्लाई एंड डिमांड साइड के, ओपेक, ओपेक प्लस, वो भी इसको इम्पैक्ट करते हैं, वो खुद ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी इम्पैक्ट होते हैं। और साथ साथ जो फाइनेंशियल फैक्टर्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो भी स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स इसके थ्रू यहाँ पर डिसाइड होते हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही ब्रॉड है। अब इसमें इंडिया क्या कर रहा है अपने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की एक 4 प्लैंक एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, ये पीआईबी पे आया था। सबसे पहले सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना, एक डेटा दिया है 2006-7 से
2021-22 तक 27 से 39 कंट्रीज हमने डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। कोलंबिया, रशिया, लिबिया, गबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, अलग-अलग कंट्रीज से हम ऑयल सप्लाई को खरीदते हैं ताकि ज़्यादा अगर एक में क्राइसिस है दूसरी से खरीद लो, हमारे लिए प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, हमारी सप्लाई पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। जो एकरेज एरिया है वो 2025 में आप देखो 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और 2030 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से हम बढ़ा देंगे। साथ साथ जो भी यहाँ पर नो गो एरियाज हैं उनको हम कम करना चाहते हैं ताकि एक्सप्लोरेशन ऑयल का ज्यादा हमारे खुद के डोमेस्टिक इलाकों में भी हम कर सकें और उसके थ्रू हमें ज्यादा ऑयल की सप्लाई मिल सके। साथ साथ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज हैं। देखो, ऑयल एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, क्लाइमेट चेंज के आते आते आपको इसको रिड्यूस करना ही होगा। इंडिया का भी टारगेट है नेट जीरो का 2070, तो डाइवर्सिफाई तो भैया करना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो इथेनॉल भी ऐसे ही है। इथेनॉल देखो, क्रॉप प्रोड्यूस है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, बायोमास है, कुछ एल्गी वगैरह है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, इनसे आप ऑयल प्रोड्यूस करते हो। जैसे एल्गी का तेल निकाल के उससे ऑयल प्रोड्यूस कर दिया, बिल्कुल उसको क्रश करके। अब ये जो ऑयल मिलता है ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब ये जो इथेनॉल यहाँ पर मिला आपको इन प्रोडक्ट से, इसकी अगर आप ब्लेंडिंग करते हो पेट्रोल में, जो गाड़ियों में यूज करते हो, उससे पेट्रोल की क्वांटिटी कम लगेगी और इथेनॉल ज्यादा लगेगा, जिससे कि CO2 इमिशन कम हो सकता है और क्लाइमेट चेंज में बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ ऑयल का जितना आप इंपोर्ट करते हो उसमें भी यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसा हम कर रहे हैं। 1.53% या 2013-14 में, अभी 10% के आसपास हो गया है और 2025-26 का टारगेट है 20%। वैसे तो बहुत पहले का टारगेट है लेकिन हर बार हम इसको एक्सटेंड करते रहते हैं। होपफुली इस बार हम इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर ही देंगे। एक और गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सतत प्रोग्राम। इसके अंदर भी हम बायोगैस प्लांट्स के थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और उसके थ्रू हम ज्यादा ट्रांसपोर्ट को कार्बन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करें। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर और ग्लोबल लेवल पर देखा भी गया था। जब एक डीजल का क्राइसिस आया दिसंबर 2021 और 22 के आसपास, तब इंडिया पर इसका जो इफेक्ट है वो 3% पड़ा है और बाकी आप देखो ग्लोबल लेवल पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट नितिन गडकरी सर ने तो बोल ही दिया था कि हम डीजल को धीरे धीरे बाय बाय बोल देंगे और वो ऐसे एफर्ट्स भी उठाते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अलग अलग एफर्ट्स ले रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में आप जानते हो सोलर को प्रोड्यूस करने के लिए 2015 में एक ग्लोबल लेवल का अलायंस बनाया इंडिया ने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2023 में ऐसे ही बायोफ्यूल्स के लिए इसी लाइंस पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आया है। ऐसे ही हम हाइड्रो पावर एनर्जी को भी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे डैम्स बनाते हैं अब ज्यादा जगहों पे। विंड एनर्जी के भी प्रोडक्शन को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं और जियो थर्मल में भी ऐसे ही सेम एफर्ट्स ले रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया को और क्या करना चाहिए, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और ग्लोबल लेवल पर अपने आप को सिक्योर करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक लीडर जैसा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। कमेंट बॉक्सेस में बताइए जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब पीपल। थैंक यू।